वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है ये है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर, और जो टॉपिक है ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, हम इस पे चर्चा करेंगे। और पिछली जो हमारी क्लास थी हमने बीएससी एजी ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी सेकंड सेमेस्टर में जो इस टॉपिक आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल किस चीज़ पे, कहाँ, कैसे, क्या यूज़ किया जाता है, हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर इसे बोलते हैं जैविक नियंत्रण। ठीक है, जैविक नियंत्रण यानी कि कीटों का जैविक नियंत्रण। ठीक है, कीटों को जैविक विधि से कैसे नियंत्रित करें, अपने फसलों की कैसे सुरक्षा करें, फसल सुरक्षा को कैसे करें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। तो हानि पहुंचाने वाले कीट जानवरों तथा पौधों को, क्या हानि पहुंचाने वाले कीट हो गए, जानवर हो गए, पौधों को नियंत्रित करने अथवा मारने के लिए, देखो हानि पहुंचाने वाले कीट जानवरों तथा पौधों को नियंत्रित करने वाले या फिर मारने वाले उनके प्राकृतिक शत्रुओं को प्रयोग करना ही जैविक नियंत्रण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जैविक नियंत्रण कहलाता है। हानिकारक कीटों की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए शिकारी परजीवी कीटों तथा व्याधियों का अध्ययन एवं उनका प्रयोग जैविक नियंत्रण कहलाता है। या फिर ऐसे इसको देखते हैं कि फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करने अथवा मारने के लिए उनके प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग करना जैविक नियंत्रण कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं या इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैविक नियंत्रण क्या है। तो जैविक नियंत्रण का मतलब यह होता है कि ऐसे कीट, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो जिनके प्रकृति में कुछ और दूसरे कीट होते हैं जो शत्रु होते हैं। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको जो है, जो शिकारी कीट होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, उनका प्रयोग करके या उनके द्वारा जो है उनको नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती, क्रिया होती है, या उनके द्वारा हम इस पे कंट्रोल पाते हैं, उसे कहते हैं जैविक नियंत्रण। क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में हम किसी भी प्रकार के कोई भी रसायन का उपयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी प्रकार का कोई भी रसायन का उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये जरूर समझ आया होगा। आगे चलते हैं। जैविक नियंत्रण में निम्नलिखित प्राकृतिक शत्रु का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से ऐसी जैविक नियंत्रण में कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं या फिर कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक शत्रु हैं जिनका उपयोग किया जाता है? तो जैसे शिकारी एवं परजीवी कीट होते हैं। क्या होता है? शिकारी एवं परजीवी कीट होते हैं। या फिर शिकारी पृष्ठदंडधारी जीव होते हैं, परजीवी सूत्रकृमि होते हैं, परजीवी प्रोटोजोआ होते हैं, परजीवी कवक होते हैं, परजीवी शाकाणु जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, और परजीवी विषाणु यानी कि जिसे वायरस बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायलियल कंट्रोल, माइक्रोबियल कंट्रोल। ठीक है, तो ये हैं जैविक नियंत्रण में प्राकृतिक शत्रु के रूप में काम करते हैं। हमारे जैविक नियंत्रण में हमारे मदद करते हैं, हमें कीटों को नियंत्रित करने में या हमारी फसल की सुरक्षा करने में। ये इतने जो हैं होते हैं। शिकारी एवं परजीवी कीट होते हैं, परजीवी सूत्रकृमि होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, और उसके बाद परजीवी प्रोटोजोआ होता है, परजीवी कवक होता है, परजीवी शाकाणु और परजीवी विषाणु होता है। जैविक नियंत्रण में 4 सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अगर जैविक नियंत्रण करते हैं तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। वो 4 सिद्धांत हैं जैविक नियंत्रण में जिनका उपयोग किया जाता है या फिर जिनकी मदद ली जाती है, जिन पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे, जिनकी मदद से कि कैसे जो है हम जैविक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है परजीवी एवं शिकारी कीट तथा व्याधियों को ऐसे स्थान जहां प्राकृतिक रूप से ये अधिक संख्या में मिलते हैं एकत्र करके उन स्थानों पे छोड़ना जहां ये लाभदायक हों। क्या हों? परजीवी या शिकारी कीट। ठीक है, परजीवी या शिकारी कीट, उनको ऐसे जगह से इकट्ठा करके लाना, उनको ऐसी जगह से इकट्ठा करके लाना जहां ये अधिक मात्रा में हो, और इनको जो है किसी दूसरे स्थान पे छोड़ना जहां पे इनकी संख्या कम हो, और इनके द्वारा जो है हम जो हानिकारक कीट होते हैं उनसे जो है मदद पाई जा सके, उनसे निजात पाया जा सके इनके द्वारा। ठीक है,
अगला है परजीवी एवं शिकारी कीटों को इस प्रकार से प्रयोग करना कि ये पोषक कीटों को मारने के पश्चात दूसरे कीटों को भी ग्रसित करें, जिससे ऐसा ना हो कि ये पोषक कीटों के साथ स्वयं नष्ट हो जाए। क्या हो जाए? ऐसे कीट जो हैं जिनको ये जो पोषक कीट होते हैं उनको मारने के साथ जो है ऐसे मतलब उनको मारने के साथ या उनको ग्रसित करने के बाद जो है इनका प्रयोग इस प्रकार करें कि किसी दूसरे कीट को भी ग्रसित कर सके, जिससे ऐसा ना हो कि ये पोषक कीटों के साथ ही नष्ट हो जाए। देखिए, परजीवी का मतलब ही होता है कि वे कीट जो अपना जीवन जो है दूसरे कीटों के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको हम किसी जगह पे ले आके छोड़ते हैं तो वहाँ पे एक समय के बाद वो सारे कीट खत्म हो जाएंगे और ये परजीवी होते हैं, दूसरों पे आश्रित होते हैं, तो फिर उस अवस्था में क्या होगा कि फिर ये खुद ही नष्ट हो जाएंगे। तो इस बात का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगला जो है वो है परजीवी एवं शिकारी कीटों को प्रयोगशाला में अधिक संख्या में पालकर आवश्यकता अनुसार ऐसी जगह छोड़ना चाहिए जहां पर पोषक कीटों की संख्या अधिक हो। क्या हो? इनको ऐसी जगह पे छोड़ना जाना चाहिए। देखो, इनका जो है परजीवी एवं शिकारी कीट जो होते हैं इनको बड़ी संख्या में प्रयोगशालाओं में क्या करते हैं, प्रयोगशालाओं में इनको जो है पालते हैं और आवश्यकता अनुसार ऐसी जो है क्या करते हैं, इनको पालते हैं और ऐसी जगह पे छोड़ते हैं जहां पे पोषक कीटों की संख्या क्या हो, अधिक हो। अगला है जो विदेशों से परजीवी तथा शिकारी कीटों को ऐसे हानिकारक कीटों के विरुद्ध प्रयोग करना जो बाहर से आ गए हों और यहाँ पर स्थित हो गए हों। क्या हो गए हों? जो बाहर से देखिए, विदेशों से परजीवी तथा शिकारी कीटों को ऐसे हानिकारक कीटों के विरोध में प्रयोग करना जो बाहर से आ गए हों तथा यहाँ पर क्या हो, स्थित हो गए हों। अब देखते हैं जैविक नियंत्रण के लिए आधारभूत बातें। जैविक नियंत्रण के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है या कुछ बातों के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो वह कौन कौन सी बातें हैं जो आधारभूत बातें हैं, हम उन पे चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि जैविक नियंत्रण की आधारभूत बातें क्या हैं, या फिर जैविक नियंत्रण क्या है, जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है, जैविक नियंत्रण के क्या सिद्धांत होते हैं। तो आपके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। जैविक नियंत्रण सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए निम्न विषयों पर जानकारी होना चाहिए। अगर हम जैविक नियंत्रण का उपयोग कर रहे हैं तो जैविक नियंत्रण के लिए हमें कुछ ऐसे जो है बातें होती हैं जिन पे हम विशेष ध्यान होना चाहिए या फिर उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम जैविक नियंत्रण को अच्छे से कर सकें या उनका कंट्रोल कर सकें। तो नियंत्रित किए जाने वाले कीट को सही पहचान, उनकी उपजाति का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, हम जो कीटों का उपयोग कर रहे हैं नियंत्रण के लिए, उन कीटों के बारे में हमें अच्छी जानकारी, सही जानकारी, उनकी उपजाति, उनकी फैमिली, सबके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है कीटों के भौगोलिक वितरण को जानना आवश्यक होता है कि कौन से कीट किस क्षेत्र में सर्वाइव कर जाएंगे, किस क्षेत्र में अधिक संख्या में पाए जाएंगे। तो इस बात का भी विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला है कि नियंत्रित किए जाने वाले कीटों का जीवन चक्र, उनकी विभिन्न अवस्थाएं, डेवलपमेंट स्टेज में लगने वाले प्राकृतिक शत्रुओं के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिन कीटों का, जो नियंत्रित करने वाले कीटों का हम उपयोग कर रहे हैं, उनके जीवन चक्र के बारे में, उनके जीवन की जो विभिन्न दशाएं होती हैं उनके बारे में, ठीक है, और उनके जो है उनमें लगने वाले प्राकृतिक शत्रुओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला है नियंत्रित किए जाने वाले कीट के देसी और क्षेत्रीय प्राकृतिक शत्रुओं के विषय में भी जानना आवश्यक होता है। हम जैसे कि नियंत्रित करने के लिए कीटों का उपयोग कर रहे हैं, तो उन कीटों के बारे में हमें उस क्षेत्र में जहाँ पे इनका उपयोग कर रहे हैं उस क्षेत्र में देसी और क्या कहते हैं, क्षेत्रीय, ठीक है, देसी और क्षेत्रीय विषय में भी क्षेत्रीय विषय के जो शत्रु कीट होते हैं उनके बारे में जानना आवश्यक होता है। आगे, प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक शत्रुओं के विषय में यह ज्ञात होना चाहिए कि वास्तव में वे कीटहारी ही हैं अथवा नहीं। यदि वे वनस्पति कीटहारी हैं तो उनका उपयोग या प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो है नियंत्रित करने के लिए, अगर कीटों का नियंत्रण के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कीटों का उपयोग करते ही हैं, तो हमें उनमें भी एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए या फिर जानकारी होनी चाहिए कि हम जिन कीटों का उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिन कीटों का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, वो कीट जो है क्या हो, वो कीट हो कीटहारी हो, ठीक है, क्या हो, कीटहारी हो, ठीक, कीटहारी हो, ना कि वो जो है
वनस्पतिहारी हों, ठीक है। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो वास्तविक कीटाहारी हों, ठीक है, उनका ही उपयोग करना चाहिए, ठीक। वास्तविक कीटाहारी नहीं है तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे देखें, जैविक नियंत्रण के कारक, फैक्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैविक नियंत्रण के कौन कौन से कारक होते हैं, पहले तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसे होता है, जैविक नियंत्रण की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो जैविक नियंत्रण का जो कार्य है ये 1927 में, कहाँ पे, 1927 में यह है इंग्लैंड के इंपीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी के अंतर्गत फार्नहेम प्रयोगशाला की स्थापना होने के बाद प्रारंभ हुआ, ठीक है। जैविक नियंत्रण जो है इस पे जो है अच्छी तरीके से कार्य या फिर इसका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट जो है किया गया इंग्लैंड में 1927 में इंपीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी, कहाँ पे, इंपीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी के अंतर्गत यह है फार्नहेम प्रयोगशाला की स्थापना होने के बाद प्रारंभ हुई। क्या हुई कि ये जो प्रयोगशाला है 1927 में इंग्लैंड में इंपीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी, इसकी स्थापना के बाद जो है जैविक नियंत्रण पर कार्य शुरू हुआ, ठीक है। इस प्रयोगशाला में एफिलीनस, कौन सी, एफिलीनस माली को बुली एफिड के नियंत्रण के लिए सक्षम पाया गया। क्या पाया गया, यहाँ पे जब इस प्रयोगशाला में इंटोमोलॉजी यानी जैविक नियंत्रण किया गया, जैविक नियंत्रण पे खोज की गई, शोध की गई, तो वहाँ पे यह जानकारी निकाली गई या निकली कि एफिलीनस मॉली जो एक कीट है, इसको जो है बुली एफिड के नियंत्रण के लिए सक्षम पाया गया, यानी कि बुली एफिड पे नियंत्रण पाने के लिए इसका उपयोग किया गया। इस परजीवी को भारत में सेब उत्पादन क्षेत्रों में बुली एफिड के नियंत्रण के लिए भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। क्या किया गया, यह जो परजीवी कीट है इसका जो है भारत में भी जिन क्षेत्रों में सेब का उत्पादन अधिक होता है, कहाँ पे, सेब उत्पादक क्षेत्रों में बुली एफिड के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया गया, वो सफलतापूर्वक यह प्रयोग किया गया, ठीक है। अब इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला है शिकारी पृष्ठ स्तनधारी जीव। कौन सा जीव है, शिकारी पृष्ठ स्तनधारी जीव। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव सम्मिलित हैं। कौन कौन से जीव हैं, कई प्रकार के जीव हैं जो कीटों को पकड़ के खाते हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गई, मेढक हो गए, चिड़िया हो गई, कछुआ हो गई, छिपकली हो गई, ये सब जो है। चिड़िया में जैसे मैना, नीलकंठ, तीतर, बटेर, मयूर, पपीहा, उल्लू, कौआ, गौरैया, बकुला, चील, ये सब जो हैं ऐसे हैं स्तनधारी, जैसे चमगादड़ हो गए, चूहा हो गया, नेवला हो गया। इनमें से अधिकांश चिड़िया ही अधिक नियंत्रण पर कार्य करती हैं, फिर इनको एक देश से दूसरे देश में कम ही ले जाकर प्रयोग किया गया, ठीक है। स्तनधारी, शिकारी पृष्ठ स्तनधारी जीव, तो इसमें तमाम प्रकार के, जैसे मेढक हो गया, चमगादड़ हो गया, मछली हो गई, कछुआ हो गया, इन सब का उपयोग इन सब के द्वारा भी बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें चिड़िया जो होती हैं इनके द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में इस पे कंट्रोल पाया जाता है, क्योंकि ये जो चिड़िया होती हैं ये अपना जीवन चक्र या एक तरह से कहें खुद को जीवित रखने के लिए छोटे छोटे कीटों का भी शिकार करती हैं, उनको खा जाती हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा इन कीटों का, जो ऐसे कीट होते हैं जो किसी फसल पे एक टाइम के बाद अधिक मात्रा में इनका प्रकोप हो जाता है, तो इन चिड़ियों द्वारा भी काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आगे बात करें परभक्षी अथवा परजीवी कीट। ये परभक्षी और परजीवी कीट क्या होते हैं, तो परभक्षी कीट की बात करें तो ये कीट जो होते हैं अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहते हैं। क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, और अपने परपोषी अथवा शिकार की अपेक्षा बड़े होते हैं। इनकी जो परपोषी या फिर जो इनके शिकार होते हैं ये इनसे उनकी अपेक्षा में बड़े होते हैं। ये शिकार को क्या करते हैं, पकड़कर उसको खा लेते हैं और उसके बाद उसके शरीर का सत्व यानी उसका जो सत्व या कंटेंट जो होता है उसको चूस लेते हैं। और एक परभक्षी जो होता है, परभक्षी को प्राय अपने जीवन काल में एक से अधिक परपोषियों की आवश्यकता होती है। परभक्षी कीटों की वयस्क तथा अवयस्क दोनों अवस्थाएं कीटाहारी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, दोनों अवस्थाएं कीटाहारी हो सकती हैं। आगे देखेंगे तो हम परभक्षियों के प्रकार की बात करें कि परभक्षियों के कितने प्रकार होते हैं। तो परभक्षियों के जो कैलिपिटोरा वर्ग के अंतर्गत परभक्षी कीटों की सबसे अधिक संख्या मिलती है। कौन से, अगर ये आपसे पूछा जाए कि कौन सा वर्ग है जिसके अंदर परभक्षियों के
परभक्षीय कीट आते हैं सबसे ज़्यादा, तो वह जो है कैलिप्टोरा वर्ग के अंतर्गत परभक्षी कीटों की संख्या सबसे अधिक होती है। इनके भक्षण के अनुसार इन्हें निम्न प्रकार में विभाजित किया गया, जैसे कि हो गया बहुहारी परभक्षी। क्या हो गया? बहुहारी परभक्षी। तो इस प्रकार के परभक्षी में कई प्रकार के परपोषियों का भक्षण करते हैं। उदाहरण की बात करें तो मैट्रियस, लेविस विंग आदि, लेस विंग आदि, ये जो है बहुहारी परभक्षी होते हैं। सीमित हारी परभक्षी की बात करें तो इस प्रकार के परभक्षी कुछ सीमित परपोषियों का ही भक्षण करते हैं, जैसे कि कोन्सिनेलिडस एवं सिरफिडस, ये जो है सीमित हारी परभक्षी होते हैं। अगला है एकाहारी परभक्षी। इस प्रकार के परभक्षी एक विशेष अथवा अत्यधिक संबंधी परपोषी का भक्षण करते हैं, जैसे रोलोडियस, कार्डिनिलस, कटनी, कुशन, स्केल आदि का भक्षण करते हैं। क्या होते हैं? एकाहारी जो होते हैं ये एक प्रकार के परभक्षी का विशिष्ट जो होते हैं, विशिष्ट अथवा अत्यधिक संबंधी जो रिलेटेड होते हैं, उन्हीं का भक्षण करते हैं। अगला दूसरा जो है परजीवी की बात करें, पैरासाइट की बात करें तो यह कीट परपोषी होता है। परपोषी से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है? जो पैरासाइट होता है या परजीवी होता है, ये परपोषी कीटों से हमेशा छोटा होता है एवं एक जीव के प्रभाव से परपोषी की मृत्यु नहीं होती है, अपितु अनेक जीव मिलकर परपोषी को उत्तेजित करते हैं, कमजोर तथा क्षीण करते हैं, जिससे उनकी मृत्यु होती है। परजीवी अपना जीवन चक्र एक परपोषी अथवा कई परपोषी जातियों पर पूरा करता है। क्या करता है? पैराक्साइड जो होते हैं या परपोषी जो होते हैं, यह अपना जीवन चक्र जो है, अपना जीवन काल यह पूरा करते हैं एक से अधिक परजीवी पर। किस पे करते हैं? एक से अधिक परजीवी पर, परपोषी पर। ये परजीवी जो होते हैं एक से अधिक या कई परपोषियों पर अपना जीवन काल पूरा करते हैं। परजीभाव की बात करें तो परजीवियों का एक ही रूप परजीव्याभ है, जो आकार में समानता परपोषी के आकार के लगभग होता है, और परजीभाव अपनी अविकसित अवस्थाओं में ही परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? अपनी अविकसित अवस्थाओं में ही परजीवी होते हैं। ठीक है। एक परजीभाव एक परपोषी के ऊपर अथवा एक के अंदर विकसित होता है। साधारणतः जो है परजीभाव के डिंभक पूर्ण विकास के साथ साथ परपोषी की मृत्यु हो जाती है। जब इनका पूर्ण विकास हो जाता है इनके डिंभक का तो इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद ये वयस्क में पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं वयस्क अवस्था में। और परजीवी कीट जो है हाइमोप्टेरा, डिप्टेरा, कैलिप्टेरा और लैपिप्टेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या अधिकांश जो है हाइमोप्टेरा तथा डिप्टेरा वर्ग में होती है। आगे बात करें जैविक नियंत्रण की समस्याएं की प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैविक नियंत्रण करने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये भी पूछा जाता है। जैविक नियंत्रण के या बायोलॉजिकल कंट्रोल में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और तो किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैविक नियंत्रण में प्रयोग होने वाले कारक मुख्यतः एक विशेष प्रकार के कीटों को ही मारते हैं। क्या करते हैं? अगर हम जैविक नियंत्रण करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक ही प्रकार के कीटों को वह कीट जो है मारते हैं। और दूसरा है इनका प्रभाव धीरे धीरे होता है, जिससे सफलता के लिए लंबे समय तक की राह देखनी पड़ती है, और इनके साथ इनकी संख्या अधिक हो जाती है। क्या होती है? ये जो कीटों का बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि जो कीट होते हैं इनका प्रभाव धीरे धीरे होता है और लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है, और इनकी संख्या भी अधिक होती है। और इसमें जीवित जीवों का प्रयोग किया जाता है और प्रयोगकर्ता के शिक्षित होना होता है। क्या होता है कि ऐसे में जो प्रयोग करे उसको जानकारी हो इन सब चीज़ों के बारे में, और प्रयोग होने वाले कारकों में अधिक संख्या में पैदा करने के लिए धन तथा समय को भी बर्बाद करना पड़ता है। ठीक है। अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे, उसका प्रयोग से होने वाले जो कारक होते हैं उनकी अधिक संख्या जो है पैदा करने के लिए धन तथा समय को बर्बाद करना पड़ता है। कभी कभी इन कारकों को परजीवी व शिकारी कीटों होते हैं जिनके कारण पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। क्या होती है? जिनके कारण पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलती है। वहीं आगे बात करें जैविक नियंत्रण के लाभ, तो एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैविक नियंत्रण से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उस पर हमने देखा। अब हम बात करेंगे जैविक नियंत्रण के कौन कौन से लाभ होते हैं, जैविक नियंत्रण करने के क्या लाभ होते हैं। तो प्रयोग किए जाने वाले जो कीट होते हैं वो विषैले नहीं होते हैं, ना ही इनसे कोई हानिकारक अविष्टि छोड़ते हैं। क्या होते हैं? जिन कीटों का हम उपयोग करते हैं जैविक नियंत्रण में, उनसे क्या होता है? जैविक नियंत्रण में जिन कीटों का हम उपयोग करते हैं
उनसे क्या होता, वो विषैले नहीं होते, ना उनसे कोई हानिकारक अविष्टि निकलते हैं। जैविक नियंत्रण का प्रभाव अस्थायी होता है। क्या होता है, एक बार प्रयोग करने के पश्चात प्रकृति में इनकी क्रिया अपने आप चलती रहती है। क्या होता है, जैविक नियंत्रण अगर हम एक बार करते हैं, ये अस्थायी क्रिया होती है। एक बार प्रयोग करने पर ये नियंत्रण जो है प्रकृति में चलती रहती है। वही रासायनिक नियंत्रण से जो है, रासायनिक नियंत्रण की तरह इससे लाभकारी कीटों का कोई क्षति नहीं होती है। क्या होता है, अगर हम रसायन का उपयोग करेंगे या रसायन द्वारा कंट्रोल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम जो कीटों का, जो हमारे लिए लाभदायक कीट होते हैं, यानी मित्र कीट भी जिसे कहते हैं, वह भी जो है उनको भी क्षति होती है या हानि पहुंचती है रसायनों के। कुछ कारकों की आसानी से और कम खर्च में पैदा करके प्रयोग किया जा सकता है। कीट विषों की भांति कीट अवरोधी होने का डर भी नहीं होता है। ठीक है, कीट विषों की भांति जो है कीट अवरोधी होने का भी डर नहीं होता। और कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनको आसानी से बिना खर्च या कम खर्च के भी उपयोग में लाया जा सकता है, जिसके द्वारा हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने इस बारे में चर्चा की। तो हमारी क्लास जो होती है आज की, ये यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, मिलते हैं हमें नए वीडियो में अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।